आप सभी का स्वागत है हमारे ई लर्निंग प्लेटफॉर्म मुफ्त शिक्षा पर, जहां पर हम सभी बच्चों को शिक्षा एकदम मुफ्त प्रोवाइड करवा रहे हैं। मुफ्त शिक्षा प्रोवाइड कराने का हमारा एक ही लक्ष्य है कि कोई भी बच्चा शिक्षा के कारण अपने जीवन में अपने लक्ष्य प्राप्तियों से दूर ना रह जाए, ताकि वो जब बड़ा हो तो ये ना कह पाए कि मेरे को अगर शिक्षित होता तो मैं कुछ बन जाता। तो हमारा एक ही लक्ष्य है कि हम उन बच्चों का लक्ष्य पूरा करें जो शिक्षा के विहीन होने की वजह से जिंदगी में कुछ नहीं बन पा रहे हैं। तो अगर आपके आसपास भी ऐसे कुछ बच्चे हैं जो शिक्षा का खर्चा नहीं उठा सकते हैं, तो आप उनके साथ हमारे चैनल का जो लिंक है या क्यूआर कोड है उसको शेयर करिए, ताकि ऐसे बच्चों की मदद हो सके। और हम लास्ट वीडियो में 11th क्लास के स्टैटिस्टिक का जो चैप्टर था प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा उसको कर रहे थे, जिसमें हम 2 वीडियोस के अंदर काफ़ी टॉपिक कवर कर चुके हैं। आज हम एक और वीडियो में उसके जो बचे हुए टॉपिक हैं उनको कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। और एक और इम्पोर्टेंट न्यूज़ जो हमेशा देता हूँ, ये जो क्यूआर है हमारे चैनल का क्यूआर है। आपको अगर किसी लिंक की ज़रूरत, लिंक को क्लिक करना पड़ता है, ओपन करना पड़ता है, उसमें अगर कुछ फॉल्ट आता है, तो अगर आपके पास कोई स्कैनिंग एप्लीकेशन है तो आप इस क्यूआर को उस एप्लीकेशन से स्कैन करके डायरेक्ट हमारे चैनल पर पहुंच सकते हैं। और आप किसी को अगर शेयर करना चाहते हो क्यूआर शेयर करेंगे। आज के टाइम पे लोग किसी भी लिंक को ओपन करने में घबराते हैं कि वो कुछ फ्रॉड ना हो। तो आप इस क्यूआर कोड का स्क्रीनशॉट लेके और उन जरूरतमंदों के साथ शेयर कर सकते हैं जो शिक्षा चाहते हैं लेकिन उसका खर्चा नहीं उठा सकते। तो चलिए, हमने जहाँ पे छोड़ा था आज वहीं से कंटिन्यू करते हैं। हमने लास्ट वीडियो में पढ़ लिया था ग्राफिक प्रेजेंटेशन क्या होता है, फ्रीक्वेंसी डायग्राम क्या होता है, जिसके अंदर हमें आज पढ़ना है हिस्टोग्राम क्या होता है। हिस्टोग्राम को अगर मोटे मोटे तौर पे पढ़ें तो जैसे हमने पहले पढ़ा था बार डायग्राम, उसमें जो बार होती है उनके बीच में गैप होता है। फॉर एग्जाम्पल ये आपका ग्राफ है, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस। तो जब बार डायग्राम बनाते हैं तो हम ऐसे डिफरेंस के साथ बनाते हैं जो आपके बार होते हैं। हिस्टोग्राम में क्या होता है, इनके बार्स के बीच में कोई भी डिफरेंस नहीं होता है, क्योंकि जो बार डायग्राम बनते हैं वो क्लास इंटरवल पे नहीं बनते हैं। जो हिस्टोग्राम होते हैं वो क्लास इंटरवल पे बनते हैं, जैसे 0 से 10, अब 10 से 20, 20 से 30। तो होता क्या है कि जो इनके बार हैं, जैसे 0 से 10 आया, अब 10 से 20, तो 10 2 बार यूज़ नहीं करना, आपको एक ही बार यूज़ करना है, जिससे कि जो ग्राफ होते हैं ऐसे जुड़ते हुए चले जाते हैं। देख रहे हो, 0 से 10 किया मैंने, अब 10 से 20 तो यहीं से स्टार्ट होगा, 20 से 30। तो ये इनका एक ही रीज़न होता है जुड़ने का कि ये क्लास इंटरवल पे बनते हैं, और इनके क्लास इंटरवल जो पहले वाला क्लास इंटर का अपर लिमिट होता है वो दूसरे क्लास इंटर की लोअर लिमिट के इक्वल होता है, इसलिए जो बार होते हैं ये एक साथ जुड़ते चले जाते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं डेफिनेशन क्या कहती है। आपको एग्जाम में डेफिनेशन तो नहीं, हिस्टोग्राम बनाने के लिए ज़रूर आएगा, लेकिन आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आजकल आपके एग्जाम के अंदर एमसीक्यू क्वेश्चन बहुत आने लगे हैं, तो एमसीक्यू में कुछ भी पूछा जा सकता है। तो देखो हिस्टोग्राम क्या है। हिस्टोग्राम इज अ 2 डायमेंशनल डायग्राम। 2 डायमेंशनल डायग्राम होता है ना, इसमें 2 एक्सिस होती हैं, एक वाई एक्सिस होती है और एक एक्स एक्सिस होती है। तो दोनों क्या है, इसमें जो आपकी बार होती है उसकी विड्थ भी होती है और लेंथ भी होती है, तो 2 डायमेंशन हो गई ना। इट इज सेट ऑफ रेक्टेंगल्स विद बेस एज द इंटरवल्स। जैसे अभी बनाया ना मैंने ऐसे करके, ये ऐसे रेक्टेंगल होते हैं जुड़े हुए, ठीक है, और बेस में क्या लिखे होते हैं, इंटरवल लिखे होते हैं बीच में, है ना। अलोंग एक्स एक्सिस, जो क्लास इंटरवल होते हैं वो एक्स एक्सिस पे आते हैं, और बाकी जो आपकी फ्रीक्वेंसी आती है वो वाई एक्सिस पे आ जाती है, प्रोपोर्शनल टू द क्लास फ्रीक्वेंसीज। और ये क्लास इंटरवल्स हैं जो इसके प्रोपोर्शन वाई एक्सिस पे बनाए जाते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है भाई इसका, फॉर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सच डेटा, हाइट फॉर एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज द कोशेंट ऑफ हाइट, हेयर फ्रीक्वेंसी एंड बेस हेयर विद ऑफ द क्लास इंटरवल। देखो ये बोल रहा है कि ये जो हाइट होती है ये फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड होगी, और जो ये विद होगी ये इंटरवल पे डिपेंड होगी। ठीक है,
ये आपकी टेक्निकल लैंग्वेज है, आपको इजी तरीके से समझा। जो भी जो हिस्टोग्राम बनेगा उसमें जो बार होंगे उनकी हाइट फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग डिजाइन होगी, और जो आपका डिफरेंस होगा इन बार में, एक बार का दूसरे बार के साथ, तो जो ये विद होगी ये होगी किस पे, इंटरवल पे। इंटरवल जितना ज्यादा होगा विद उतनी ज्यादा होगी, फ्रीक्वेंसी जितना ज्यादा होगी उतनी ही बार की हाइट ज्यादा होगी। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखो, हिस्टोग्राम इज नेवर ड्रॉन फॉर अ डिस्क्रीट वेरिएबल्स data if the classes are not continuous they are first converted into continuous classes। अब ये बोल रहा है कि हिस्टोग्राम जब भी बन सकता है जब क्लास इंटरवल कंटिन्यू हो। कैसे कैसे हो, जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, ऐसा अगर क्लास इंटरवल हुआ 0 to 9, 10 to 19, 20 to 29, 30 to 39, तो क्या हो रहा है, ये कंटिन्यू नहीं हो रहे ना, तो इसमें नहीं बन सकता। ये किस में आ गया तुम्हारा, और डिस्क्रीट, डिस्क्रीट में आ जाएगा, है ना। आपको चाहिए कि आपको जो वेरिएबल हो कैसे हो, कॉन्टिन्यूअस क्लासेस में हो, ठीक है, तभी ज्वाइन कर पाएंगे ना हम एक एक आपके इंटरवल को। कंपैरिजन ऑफ बार डायग्राम एंड हिस्टोग्राम, बार डायग्राम हिस्टोग्राम का कंपैरिजन। अरे देखो सामने देखो, बार डायग्राम ऐसे बनाते हैं जिनके बार्स के बीच में डिफरेंस होता है, और हिस्टोग्राम कैसे बनता है, एक बार बनाया, उससे जोड़ के दूसरा बनाया, जोड़ के तीसरा बनाया, फिर चौथा बनाया, पांचवा बनाया, छठा, ये क्या हो रहा है, जुड़ के बनता है। इसका मतलब यहाँ पे बार्स के बीच में कुछ डिफरेंस होता है, डिस्टेंस होता है, वहां पे बार्स के बीच में कोई भी डिफरेंस डिस्टेंस नहीं होता। ये आपके किसी क्वालिटेटिव पे भी ड्रॉ हो सकते हैं, नीचे नंबर होना जरूरी नहीं है क्वालिटी हो ये, लेकिन इंटरवल पे ही ड्रॉ होते हैं। ये डिस्क्रीट में आ सकते हैं क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही साइड आपको नंबर की जरूरत पड़ेगी, दूसरी साइड नहीं पड़ेगी। ये डिस्क्रीट में नहीं हो सकता है, ठीक है। डिस्क्रीट का मतलब हो गया, मान लो ए के 10, बी मार्क्स, बी के 20 मार्क्स, सी के 15 मार्क्स, ऐसे करके। तो ये क्या है, सिर्फ सिंगल डेटा है, डिस्क्रीट में आ गया। इससे आपका हिस्टोग्राम नहीं बन सकता, लेकिन बार डायग्राम बन सकता है। क्यों, नीचे आप ए बी सी डाल दोगे और यहाँ पे आपकी फ्रीक्वेंसी डाल दोगे, ठीक है। अब देखो कंपैरिजन में क्या है नेक्स्ट, मोर ओवर इन हिस्टोग्राम नो स्पेस इज लेफ्ट इन बिटवीन टू रेक्टेंगल। तो मैंने बताया हिस्टोग्राम में रेक्टेंगल के बीच में, डायग्राम में डिफरेंस होता है, इनमें डिफरेंस नहीं होता है। बट इन अ बार डायग्राम सम स्पेस मस्ट बी लेफ्ट बिटवीन कंजुकेटिव रेक्टेंगल, एक के बाद एक रेक्टेंगल के बीच बार डायग्राम में डिफरेंस होता है, लेकिन हिस्टोग्राम में डिफरेंस नहीं होता है। ऑल्थो द बार्स हैव द सेम विद, और जो बार होते हैं उनकी विद जो है सेम होती है, यानी कि जो उनकी चौड़ाई है वो सेम होती है। द विद ऑफ अ बार इज अनइम्पॉर्टेंट फॉर द पर्पस ऑफ कंपैरिजन, द विद इन अ हिस्टोग्राम इज इंपॉर्टेंट एज इट्स हाइट। जैसे कि बार डायग्राम के अंदर तो क्या होता है, इनकी सबकी विद सेम होती है तो इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं होती, लेकिन हिस्टोग्राम में क्या होता है कि विद जरूर नहीं है सेम हो, अलग भी हो सकते हैं, किसी इंटरवल में ज्यादा गैप हो तो विद अलग हो सकती है। तो बार डायग्राम में विद विद इंपॉर्टेंट है, लेकिन हिस्टोग्राम में हाइट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो यहाँ पे आपको हिस्टोग्राम का एग्जांपल दे रखा है। वी कैन हैव अ बार डायग्राम बोथ फॉर डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूअस। बार डायग्राम को डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस दोनों सीरीज में बनाया जा सकता है, बट हिस्टोग्राम इज ड्रॉन ओनली फॉर कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल। हिस्टोग्राम ऑल्सो गिव्स वैल्यू ऑफ मोड ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफिकली, क्योंकि जो आपको बार डायग्राम बनाना है उसको आप ऐसे करके बना सकते हो, ठीक है। आपने एक ऐसे बना दिया, फिर उसने उसका अलग इंटरवल ले लिया, ठीक है, 10 से 20 आप बना सकते हो दूसरा। लेकिन हिस्टोग्राम के लिए जैसे ये होगा ना 0 से 9, ठीक है, डिस्क्रीट में बन गया, फिर ये 10 से आपका 19 बन गया, फिर अलग से आपने बना दिया 20 से 29। मतलब आप बार डायग्राम में तो बना सकते हो उससे, लेकिन हिस्टोग्राम में ऐसा नहीं कर सकते। हिस्टोग्राम के लिए आपके पास इंटरवल होने चाहिए जुड़े हुए, है ना, ऐसे। तो ऐसे करके बनाओगे, ये आपके सामने दे रखा है एग्जाम्पल, ठीक है, दिखा रखा ना हिस्टोग्राम के। देखो, और विद भी बोला ना कि इसमें विद अलग अलग भी हो सकते हैं, क्योंकि इंटरवल, अब ये इंटरवल सीधे 60 से 80 का दे रहा है, 60 to 80, यहाँ इंटरवल दे रहा है 40 to 60, फिर यहाँ पे 30 to 40। बस यह है कि ये कॉन्टिन्यूस में होने चाहिए इंटरवल, ठीक है। और विद तो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है आपकी, ठीक है फ्रेंड्स। आई होप हिस्टोग्राम समझ में आया होगा, और ये ज़्यादा टफ नहीं है, आप लोग इसको 8th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं हिस्टोग्राम को, तो इसमें वही है बस जो ड्रॉ करने के लिए आएगा हिस्टोग्राम, ठीक है। नेक्स्ट देखो, उसके बाद आपका आ गया फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन क्या होता है, देखो अगर आपको हिस्टोग्राम बनाना आता है
तो हिस्टोग्राम में क्या होता है, आपको कैसे गिवन होता है, क्लास इंटरवल 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, और यहाँ होती है फ्रीक्वेंसी। तो करना क्या होता है, मान लो फ्रीक्वेंसी 7, 5, 2 कुछ दे दी, इसमें होता कुछ नहीं है, जैसे हिस्टोग्राम बनाया आपने ऐसे करके ड्रॉ कर लिया आपने, ठीक है, फिर ऐसे ड्रॉ कर दिया रफली। इसमें क्या होता है, जो हिस्टोग्राम के यहाँ मिड पॉइंट होते हैं ना, इनको लेना होता है और इनसे एक लाइन ड्रॉ करनी होती है। तो ये जो लाइन ड्रॉ करते हो आप, ये जो लाइन जाती है इनके मिड पॉइंट से, ये 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 नीचे, तो ये जो मिड पॉइंट होते हैं ना, ये मिड पॉइंट फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ड्रॉ करते हैं। अब मिड पॉइंट कैसे निकलेंगे, कैलकुलेट करके भी निकाल सकते हैं आप, क्लास मार्क निकाल लो, ठीक है। तो कैसे निकला, क्लास मार्क कैसे निकलता है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2, तो 0 + 10, 10 हुआ, डिवाइड किया 2 से 5, फिर इसको कर लिया 15, इसको कर लिया आपका 25, ठीक है। तो ऐसे निकाल सकते हो। फिर इसको या तो आप इसको दो तरीके से बना सकते हो, पहले आप हिस्टोग्राम ड्रॉ करो, फिर यहाँ से आपके ग्राफ में से इंटरवल के बीच का पॉइंट ले लो, दोनों में से, ठीक है, सब में से ले लिया आपने और उसको ड्रॉ कर दो। या फिर आपको डायरेक्ट बनाना है, अगर हिस्टोग्राम नहीं बनाना तो आप इसको नहीं लोगे, इसको ही यहाँ पे ले लोगे सीधे डायरेक्ट और लाइन ड्रॉ कर लोगे, ठीक है, जो कि लाइन ग्राफ के अंदर आ जाता है आपका। नेक्स्ट देखें आपका, इसकी डेफिनेशन देखोगे, अगर अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन इज प्लेन बाउंडेड बाय स्ट्रेट लाइंस, बोल रहा है कि जो आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन होता है कैसे बनता है, प्लेन लाइन द्वारा बनता है। यूजुअली 4 और मोर लाइंस फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन इज एन ऑल्टरनेटिव टू हिस्टोग्राम एंड इज ऑल्सो डिराइव्ड फ्रॉम हिस्टोग्राम इटसेल्फ। बोला या तो ये हिस्टोग्राम का ऑल्टरनेट होता है या हिस्टोग्राम के थ्रू ही बनाया जाता है, जैसे भी मैंने आपको बताया। A frequency polygon can be fitted to histogram for studying the shape of the curve, और इसको कर्व की शेप की स्टडी करने के लिए हिस्टोग्राम पे बनाया जाता है, ताकि हमें पता लगे कि इसका स्लोप क्या जाए। अगर ये ना हो बीच में, ऐसे ही डायरेक्ट बन जाए तो स्लोप को पढ़ना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन अगर ऐसे ही बीच में बार बने हुए हैं तो हमें पता लग जाता है। देखो ये इतना डिफरेंस हमें पता लग रहा है, स्लोप है ना। The simplest method of drawing a frequency polygon is to join the midpoint of top side of the consecutive rectangles of the histogram, जो मैंने आपको पहले बताया कि अगर आपको सिंपल तरीके से फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाना है तो हिस्टोग्राम के जो टॉप पॉइंट है उनका मिड पॉइंट ज्वाइन कर दो, बन जाएगा आपका क्या, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। नेक्स्ट देखो, फ्रीक्वेंसी कर्व कैसे बनता है, फ्रीक्वेंसी कर्व बता रखा है। इट इज फ्री हैंड कर्व, जैसे कि जो हिस्टोग्राम होता है उसमें क्या होता है, सीधे समझो कि ऐसे आपके ये बने हुए हैं बार, तो हमने इसके मिड पॉइंट ले लिए, तो इनको हमने जब जॉइन किया था तो स्ट्रेट लाइन से जॉइन किया था, है ना, ऐसे करके एकदम स्ट्रेट, जिससे स्केल से खींचते हैं। इसमें और इसमें हल्का सा डिफरेंस है क्या, कि इनको हम स्केल के थ्रू स्ट्रेट लाइन खींचते हैं, इसको ऐसे करके बनाएंगे। दोबारा ग्राफ बना दो, अब इसके मिड पॉइंट ले लिया आपने, अब इसको फ्री हैंड से बनाना है ऐसे, ये की थी स्ट्रेट लाइन, ये क्या है फ्री लाइन। तो इसमें इतना सा डिफरेंस है कि फ्री हैंड से बनाते हैं तो कर्व बनते हैं, स्ट्रेट लाइन से बनाते हैं तो कॉर्नर वर्टिसेस बनना शुरू हो जाती है ना। तो ये इट इज फ्री हैंड कर्व पासिंग थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ द टॉप्स ऑफ रेक्टेंगल, जैसे कि पहले थे रेक्टेंगल के टॉप के मिड पॉइंट को ज्वाइन करना था। ऑफ हिस्टोग्राम इट इज ऑल्सो नोन एज स्मूथ फ्रीक्वेंसी कर्व। सिर्फ इतना सा डिफरेंस है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में और फ्रीक्वेंसी कर्व में, कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन को स्केल के थ्रू ज्वाइन किया जाता है, स्ट्रेट लाइन बनती है, और फ्रीक्वेंसी कर्व के अंदर फ्री हैंड से बनाया जाता है जो कि कर्व लाइन बनती है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ओजाइव आपने पढ़ा होगा पहले। ओजाइव इज ऑल्सो कॉल्ड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व, क्योंकि ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की वजह से ही बनता है, इसलिए इसको बोलते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। देखो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में क्या होता है, जो फ्रीक्वेंसीज होती हैं उनको ऐड करते हैं या फिर सब्ट्रैक्ट करते हैं, दो तरीके से बनती है, ठीक है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, फॉर एग्जाम्पल लेस देन टाइप एंड मोर देन टाइप, ठीक है। इसमें होता क्या है, जैसे आपको इंटरवल गिवन होगा 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, तो होगा क्या कि अगर आपको लेस देन बनानी है तो आप 0 से लेस तो होता नहीं है, 10 से लेस दिख रहा है, तो आपको अपर लिमिट्स को लेना होगा और ऐसे करके इंटरवल को कन्वर्ट करना होगा लेस देन 10, फिर सेम
लेस देन 20, सेम लेस देन 30। और फिर इसी का अपोजिट कि आपको मोर देन बनाना है तो 0 से मोर, 10 से मोर तो है नहीं ना, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। 0 से मोर यानी कि आपको लोअर लिमिट यूज करना होगा, तो यहाँ पे लिखोगे आप मोर देन 0, फिर मोर देन 20, फिर मोर देन 30, ऐसे चलोगे, है ना। देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, cumulative frequency are plotted along y-axis against class limit of the frequency distribution। बोला cumulative frequency को किस पे दिखाया जाता है, किसके अगेंस्ट बनाया जाता है, y एक्सिस के अगेंस्ट। लेकिन शो कहाँ होती है, क्या cumulative frequency are plotted along y axis against क्लास लिमिट, किसके लिए, क्लास लिमिट के अगेंस्ट, क्योंकि क्लास लिमिट से ही बनाया ना हमने, ड्रॉ किया ना, आपको दिखाना ये क्लास लिमिट थी, इनसे मैंने ड्रॉ किया लेस देन और मोर देन। फॉर लेस देन ओजाइव द cumulative frequency आर प्लॉटेड अगेंस्ट द रिस्पेक्टिव अपर लिमिट। अगर लेस देन बनाना है तो अपर लिमिट के अकॉर्डिंग करेंगे, देखो दिखाया मैंने, ठीक है। ठीक उसका अपोजिट वेयर फॉर मोर देन आपको क्या करना होगा, प्लॉट करना होगा लोअर लिमिट के अगेंस्ट, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, ये अब आपका बना हुआ है क्या, क्या बना हुआ भाई, ओजाइव। वी कैन लोकेट मीडियन ग्राफिकली बाय पुटिंग परपेंडिकुलर, हम ओजाइव से आपके मीडियन भी कैलकुलेट कर सकते हैं दो तरीके से। अगर आपके लेस देन मोर देन ओजाइव दोनों एक ही में बन रहे तो जहाँ पे लेस देन और मोर देन ओजाइव क्रॉस करेंगे वहाँ से एक स्ट्रेट परपेंडिकुलर खींच देंगे एक्स एक्सिस पे, और वो पॉइंट जो होगा वो होगा मीडियन। और अगर ऐसा नहीं है कि आप दोनों नहीं बना रहे हो तो आपको क्या करना होगा कि आपकी जो फ्रिक्वेंसी का सम होगा, ठीक है, यानी कि आपको जो फ्रिक्वेंसी गिवन होगी, फॉर एग्जाम्पल फ्रिक्वेंसी का सम 50 है जिसको एन कहा जाता है या सिग्मा एफ भी बोल सकते हो आप, उसको आपको 2 से डिवाइड करना है, मान लो फॉर एग्जांपल 25 है, तो वो 25 को आपको क्या करना है, कहाँ पे ढूंढना है, इस एक्सिस पे, किस पे, वाई एक्सिस पे। फिर उसको आपको स्ट्रेट खींचना है एकदम परपेंडिकुलर, और फिर वहां से नीचे खींचना है परपेंडिकुलर, तो जो नीचे परपेंडिकुलर होगा वो भी वही आपका मीडियन होगा। ये किस केस में करना है, जब आपको या तो सिर्फ लेस देन कर्व दे रखा हो या मोर देन, सिर्फ मोर देन। अगर दोनों ही कर्व एक ही में बन रहे हैं तो जहाँ पे दोनों कर्व इंटरसेक्ट होंगे वहीं से परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस पे बनेगा, और जो भी पॉइंट आएगा परपेंडिकुलर पे वही होगा आपका मीडियन, ठीक है। अब ये कैसे ड्रॉ हो रखा है, ये आपका नीचे क्या दे रखे हैं, आपके नीचे दे रखे हैं आपके क्लास इंटरवल, और यहाँ दे रखे हैं आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब यहाँ पे देख यहाँ पे ऐसे था कि आपका 60 पे, 60 पे आपका 60 पे कुछ नहीं आपका, ये आपका गलत प्रिंट हो गया यहाँ पे, 60 पे आपका इंटरवल दे रखा, फ्रीक्वेंसी 18 आ रही होगी, फिर उसके बाद 80 पे आपकी फ्रीक्वेंसी समथिंग मोर देन 20, तो ये आपका डेटा है, क्वेश्चन डेटा गिवन होगा, उसके अकॉर्डिंग आपको ड्रॉ कर लेना। तो जहाँ पे दोनों क्रॉस होंगे, ये आपको जो जा रहा है, ये आपको ओजाइव जा रहा है, ये जा रहा है लेस देन ओजाइव, तो याद रखना लेस देन ओजाइव आपका लेफ्ट से राइट साइड बनता है, लेफ्ट से राइट, और जो आपका मोर देन ओजाइव होता है वो बनता लेफ्ट से ही है लेकिन वो नीचे की तरफ आता है, ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट देखो, अर्थमेटिक लाइन ग्राफ। अर्थमेटिक लाइन ग्राफ क्या है, इसमें क्या है, पॉइंट्स को सिर्फ लाइन के थ्रू बनाना है, इसलिए क्वेश्चन को ज्यादा डिफिकल्ट नहीं करते हैं, इजी तरीके से चलते हैं। ग्राफ जो होगा वो सिर्फ लाइंस, पॉइंट बनेंगे, उन पॉइंट को लाइन के थ्रू जोड़ दिया जाएगा और उसको बोलेंगे लाइन ग्राफ या फिर अर्थमेटिक लाइन ग्राफ। एन अर्थमेटिक लाइन ग्राफ इज ऑल्सो कॉल्ड टाइम सीरीज ग्राफ एंड इज अ मेथड ऑफ डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। इसको लाइन ग्राफ भी बोलते हैं या टाइम सीरीज ग्राफ भी बोलते हैं, इसमें ज्यादातर टाइम के अकॉर्डिंग आपको डेटा शो किया होता है। इन इट टाइम, आवर, डे, डेट, वीक, मंथ, ईयर एक्सेट्रा। डेटा के अंदर आपके क्या होता है, मोस्टली आपके आवर, डे, डेट यानी कि जो टाइम को काउंट करते हैं उसमें गिवन होगा। इज प्लॉटेड अलोंग एक्सिस, उसको किस में प्लॉट करना है आपको, एक्सिस पे, एंड द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल यानी उसके अगेंस्ट में जो वेरिएबल है उसको प्लॉट करोगे आप टाइम सीरीज ऑफ डेटा किसके अलोंग वाई एक्सिस। एंड अ लाइन ग्राफ बाय जॉइनिंग दीज प्लॉटेड पॉइंट दस ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड। अब जब हम जो टाइम गिवन है और उसके बाद जो अगेंस्ट में वेरिएबल गिवन है उससे जो हमने डॉटेड ड्रॉ किया, जब उन डॉट को ज्वाइन कर देंगे तो जो निकल के आएगा उसको बोलेंगे लाइन ग्राफ या फिर अर्थमेटिक लाइन ग्राफ। टाइम सीरीज ग्राफ भी बोल सकते हो, देखो 3 नाम हो गए, सिर्फ लाइन ग्राफ बोल सकते हो, अर्थमेटिक लाइन ग्राफ भी बोल सकते हो और टाइम सीरीज ग्राफ भी बोल सकते हो। इट हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द ट्रेंड, periodicity एक्सेट्रा इन अ लॉन्ग टर्म टाइम सीरीज डाटा। जब बहुत बड़ा लॉन्ग टाइम सीरीज डाटा हो तो इसको आराम से समझा सकता है। तो ये लाइन ग्राफ पता कहाँ यूज करते हैं, आपने देखा होगा स्टॉक मार्केट में, स्टॉक ऐसे ऊपर नीचे जा रहे होते हैं
तो पॉइंट पे होते हैं ना, तो टाइम के अकॉर्डिंग होता है। आपने देखा ना कभी, आप नीचे दे रखा है 1 डे का, फिर दे रखा 1 वीक का, फिर दे रखा 1 मंथ का, तो ये टाइम के अकॉर्डिंग है ना। और ये आपके पॉइंट दे रखे हैं कि इस पे इतना रेट था इस वीक में, फिर इसका ऐसे चेंज होगा। आप जैसे जिस पे टच करो उसके अकॉर्डिंग ग्राफ चेंज होगा। तो क्या हो रहा है, टाइम के अकॉर्डिंग शो कर रहे हैं। नेक्स्ट देखो, 2 टाइप ऑफ ग्राफ। जो ग्राफ होते हैं 2 तरह के होते हैं, या तो सिर्फ एक ही ग्राफ बन रहा होगा तो उसे हम बोल देंगे वन वेरिएबल ग्राफ। एक ग्राफ के अंदर अगर एक वेरिएबल है तो वन वेरिएबल ग्राफ हो गया। अगर एक ही ग्राफ के अंदर 2 वेरिएबल आ रहे हैं, टाइम सीरीज तो वही रहेगी, वेरिएबल 2 आ रहे हैं, तो एक साथ बनेंगे तो क्या हो जाएंगे, 2 वेरिएबल ग्राफ। सेंट्रल रूल्स फॉर कंस्ट्रक्शन डायग्राम एंड ग्राफ्स। रूल क्या है बनाने के, प्रॉपर साइज होना चाहिए, प्रॉपर हेडिंग होना चाहिए, क्योंकि हेडिंग में लिखोगे तो पता कैसे चलेगा कि कौन सा ग्राफ है। प्रॉपर स्केल होना चाहिए, हाँ ऐसा ना हो कि एक पॉइंट के बीच में कोई डिफरेंस है टाइम का, कि आपने पहले लिया 5 डेज का, उसके बाद आपने लिया 16 डेज का, फिर आपने ले लिया 20 डेज का, तो आप देखो यहाँ कितने का आया 11 का, यहाँ कितना आया 4 का, तो गलत हो रहा है ना। ऐसा होना चाहिए या तो 0 डेज, 10 डेज, 20 डेज। अब सेम सेम चल रहा है ना 10-10 का। यूज ऑफ साइंस एंड कॉलम्स कलर्स ओनली। सिर्फ आपको साइंस या फिर कलर को यूज करना है। लेस यूज ऑफ वर्ड्स, वर्ड्स यूज नहीं करना है, लाइन ग्राफ में वर्ड्स यूज नहीं किए जाते। सिंपल होना चाहिए, ज़्यादा क्रिटिकल आपको कोई और साइन अदर यूज नहीं करना है। फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और बॉटम टू टॉप, या तो यहाँ से बन रहा है या ऊपर से बन रहा है, ऐसे बन सकता है। वो डिपेंड किस पे करता है, ये डेटा पे डिपेंड करता है, डेटा कैसा है। ड्रॉइंग द बॉर्डर, और बॉर्डर बनाना जरूरी है। वैसे इसको ऐसे करके खत्म कर देते हैं। अब ये ऐसे ऐसे है तो मैंने इनको ऐसे करके जोड़ दिया, लाइन ग्राफ है, लेकिन इसको ऐसे बॉर्डर में डालना जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट, प्रॉपर लेबलिंग बताना पड़ेगा भाई, क्या यहाँ टाइम है, यहाँ कौन सा डेटा है, फ्रिक्वेंसी का, या लेबर है, इनकम है, जो भी है। यूज ऑफ फॉल्स बेस लाइन वेन एवर रिक्वायर्ड। और फॉल्स बेस लाइन भी आपको मतलब पहले से एक बेस लाइन बनानी पड़ेगी समझने के लिए, अगर जरूरत पड़ रही है तो। मतलब कंपलसरी नहीं है, लेकिन आपको खुद को समझने के लिए बेस लाइन लेनी पड़ेगी। एडवांटेज क्या है भाई, एडवांटेज ऑफ ग्राफिक प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, सिंप्लीफाई कॉम्प्लेक्स डेटा। यानी डाटा बहुत सारा होता है, अगर उसको हमने प्रेजेंट कर दिया ग्राफिकली तो हमें आसानी से दिखाई देता है, यानी सिंपल हो गया। हेल्पफुल इन फोरकास्टिंग, डेटा में हमें दिखाई दे रहा होता है ना, कि जैसे कोई ग्राफ बनाया ऐसे हमें दिख रहा है, अभी ये यहाँ पे था, फिर ये और बढ़ा, फिर नीचे आया, फिर बढ़ा। तो इससे होता क्या है, अगर हम ऑब्जर्व करें तो हमें दिख रहा होगा कि मंथली ये बढ़ रहा है, फिर 2 महीने बाद गिर जा रहा है, फिर 3 महीने में फिर बढ़ रहा है, फिर 4 महीने में गिर जा रहा है। तो इससे हम क्या कर फोरकास्टिंग कर लेंगे, कि हमें पता लग जाएगा कि ये शायद अगले मंथ फिर से गिरेगा, फोरकास्टिंग है ना। इजी स्टडी ऑफ ट्रेंड एंड वेरिएशन, और ग्राफ के थ्रू आराम से पढ़ा जा सकता है कि कितना, अगर ज्यादा एकदम से ज्यादा फ्लक्चुएट हुआ, धीरे से आया, वेरिएशन पता लगेगी। हेल्पफुल इन लोकेशन ऑफ स्टैटिकल पोजिशनल एवरेज, और ग्राफ देख के पता लग जाता है कि इसकी स्टैटिकल सिचुएशन क्या है। किसी भी कंडीशन, अगर किसी कंपनी का डाटा देखना है डायग्राम के थ्रू, तो हम उसके ग्राफ के थ्रू पता लग जाएगा इसकी कंडीशन क्या है, लोकेशन क्या है। यूजफुल इन क्विक कंपैरिजन, कंपैरिजन में तो इजी है ही है, क्योंकि ग्राफ के थ्रू आपको सीधे रिजल्ट दिखाई देता है। लिमिटेशंस ऑफ ग्राफिक प्रेजेंटेशन, लिमिटेड क्या, लिमिट क्या भाई, कि आप क्या नहीं कर सकते हो। प्रिसाइज वैल्यूज आर नॉट शोन, एक एग्जैक्ट वैल्यूज आपको नहीं पता चलेंगे, आप अप डाउन तो देख रहे हो कितना हो रहा है। लिमिट टू ओनली 2 करेक्टरिस्टिक, एक बारी में किसी भी डेटा में 2 करेक्टरिस्टिक ही दिखा पाओगे ज्यादातर। लिमिटेड इंफॉर्मेशन इज प्रेजेंटेड, और ग्राफ में हर एक चीज बारीकी से नहीं दिखेगी, आपको जो ब्रॉड ब्रॉड दिखेगा कि क्या क्या कंडीशन है, ठीक है। कि इसके पीछे रीजन क्या है ये आपको पता नहीं चलेगा ग्राफिकल प्रेजेंटेशन से। अब देखो ये दिखा रखा होगा, वन वेरिएबल में क्या होगा, ये रहा आपका वाई एक्सिस, ये रहा एक्स एक्सिस, टाइम के अकॉर्डिंग ये दिखा रखा है सेल, सेल दिखा दी 2011 में कितनी सेल थी, इतनी, कितनी हो गई आपकी 7 के आसपास, 2012 में आपकी 12 के आसपास। तो ये एक ही वेरिएबल है, यानी कि सिर्फ सेल दिखा रहे हैं, तो ये डाल दिया आपकी, जोड़ दिया इनको, ये बन गया आपका वन वेरिएबल लाइन ग्राफ। दूसरा इसमें 2 वेरिएबल है, यहाँ पे क्या है, सेल ऑफ सेल फोन इन 2 स्टेट, सेल तो है लेकिन ये 2 स्टेट की है, टाइम वही रहेगा। अब 2 स्टेट की सेल है, एक आपकी एमपी की सेल है और एक आपकी आंध्र प्रदेश की सेल है, दोनों को एक साथ बना दिया तो ये बन गया आपका 2 वेरिएबल, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ओ खत्म आपके टॉपिक, ठीक है। दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कि अगर आप हमारे चैनल के थ्रू पढ़ाई कर रहे हैं
तो आपको कोई डाउट आ रहा है तो आप क्या करें, पेन पेपर लेके उन डाउट्स को लिख लें अपने किसी भी एक जगह पे, क्योंकि एक एक डाउट नहीं पूछ सकते आप और एक साथ डाउट को माइंड में रखना पॉसिबल नहीं है। एक पेन लें, पेपर लें, डाउट्स को लिख लें, फिर आप हमारी वेबसाइट खोलें www.muft.shiksha। उसमें आपको एक कॉलम मिलेगा, आस्क माई क्वेश्चन कॉलम। उसमें आपको क्या करना है, आपके डाउट पूछने हैं वहाँ पे, या तो हमारे जो एक्सपर्ट हैं वो आपके आंसर देंगे डाउट का, या फिर जो ऑलरेडी बच्चे स्टडी कर रहे हैं उस चैनल के थ्रू वो आपको आंसर देंगे। उसकी सबसे अच्छी बात है कि आप अपने डाउट पूछने के थ्रू रिवॉर्ड्स या कॉइन अर्न कर सकते हैं। और जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका, हम आपको 100% फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन दे रहे हैं, आपसे एक सिंगल रुपीज़ चार्ज नहीं किया जाएगा। और हम ट्राई कर रहे हैं आपको 100+ सब्जेक्ट्स दें। हम धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं आपके एकेडमिक और नॉन एकेडमिक सब्जेक्ट को ऐड करें। जैसे कि हमने हाल ही में एक अभी ट्रैफिक रूल्स के सब्जेक्ट को ऐड किया है, क्योंकि ये ट्रैफिक रूल्स भी आपको पता होने ज़रूरी है। आप रोड पे निकलते हैं, रोड पे हर किसी को ट्रैवल करना पड़ता है, आपको रूल पता होंगे तो आप सेफ्टी के साथ अपने घर पहुंचेंगे। और आप ऐसा ना सोचें कि आपको पढ़ा दिया और बात खत्म, नहीं, आपके साथ साथ एग्जाम की प्रिपरेशन कराई जाएगी। इसलिए हर चैप्टर के बाद में उस चैप्टर के एमसीक्यू की वीडियोस डालता हूं, ताकि जो स्मॉल टॉपिक हैं वो एमसीक्यू के थ्रू क्लियर हो जाएं। और कुछ एमसीक्यूज ऐसे भी होते हैं जो आपके एग्जाम में आते हैं। और आप हमसे अगर हमारे किसी भी अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जुड़ना चाहते हैं, जैसे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे आप मेरे से कनेक्टेड हैं अभी, टेलीग्राम, लिंक्डइन, और हम व्हाट्सएप पे भी हैं, ठीक है। तो आप हमारे डोमेन नेम muftdot.shi.ksh शिक्षा, muft.shiksha, DOT डॉट करना है, डॉट पॉइंट वाला नहीं लगाना है, ये हमारा डोमेन नेम है। आप इस डोमेन नेम को सर्च कर कर हमसे किसी भी हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कनेक्ट हो सकते हैं। और थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज, लर्न विद रिंकू शाक्या, योर एजुकेटर, योर ब्रदर। आप हमारे साथ, आप उस शिक्षक के साथ जुड़े हुए थे, उसका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही आपका प्यार हमारे साथ बनाए रखिएगा। हम, आप और हम मिलकर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने चारों तरफ खुशियां फैलाते रहिए।